लास्ट लेक्चर कहाँ तक किए बेटा? मैत्रेय आए? मैत्रेय नहीं आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन हो गया ना। हम उसके आगे चलते हैं। विल गो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड देन विल रीड अप टिल देयर। ठीक है, चलो। आई होप मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबको क्लियर है बेटा? नो डाउट्स, ऑल सॉर्ट है। चले आगे। अच्छा, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं बेटा, तो मेंडल ने क्या किया एक साथ। कितने बजे गए और तू कितने बजे आ रहा है? तू ही खराब हो जाना कभी। चल बैठ इधर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो क्या बताया अपने को, उसने एक साथ दो दो ट्रेड्स को कंसिडर किया था। और है डायहाइब्रिड क्रॉस एसेट मेंडल ने दो कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया था। अब वो दो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था? एक तो इट वाज शेप ऑफ सीड व्हिच इज राउंड wrinkled, और दूसरा था दैट वाज कलर ऑफ सीड व्हिच वाज येलो एंड ग्रीन। ठीक है, अब इन दोनों को उसने कंसिडर किया। उसने क्या बोला कि पहले उसने सारे राउंड और येलो को एज अ वन पेरेंट लिया, व्हिच वाज लेट्स से उसने इनको मेल पेरेंट लिया, व्हिच वर क्रॉस्ड विथ ग्रीन एंड रेड एंड ग्रीन, जो कंसिडर टू बी एज फीमेल। ठीक है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तब एक ही ट्रेट यूज किया था। ठीक है, और उसके F1 जनरेशन के लिए पेरेंट्स के पास से एक ही टाइप का गैमेट बनाना था अपने को, है ना। यहाँ हमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? माही, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट शुड दिस प्रोड्यूस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट शुड दिस पेरेंट प्रोड्यूस? करेक्ट, इट विल स्टिल प्रोड्यूस वन। गौरव, क्यों वन होगा बेटा? वन ही होगा क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दो अलग अलग जीन्स है ना, सेम जीन्स बेटा, दो डिफरेंट जीन्स। तो इस के लिए ये दोनों अलग सेपरेशन समझे। तो ये एक क्रोमोसोम है कुछ ऐसा, ये दूसरा क्रोमोसोम ऐसा, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे इस क्रोमोसोम यहाँ पर। अब अगर सेपरेट भी हुआ होगा तो भी आर और वाई तो साथ में जाएगा ना। यस और नो? वेरिएशंस मिल सकता है क्या मेरे को? आर एंड वाई, आर वी क्लियर? यस और नो? चलिए आगे। लाइकवाइज यहाँ पे भी कितने गैमेट बनेगा? स्मॉल गैमेट बन गए इससे। करेक्ट। नाउ these gametes which are so formed will fuse together, ये फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होके कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आया, यानी कि जितने भी सीड्स मिले थे, जितने भी प्रोजेनी मिले थे, वो सारे प्रोजेनी कैसे थे बेटा? सारे राउंड एंड येलो। जितने भी प्रोजेनी बन के मिले हैं, वो सारे के सारे प्रोजेनी विल बी राउंड एंड येलो बिकॉज डोमिनेंट जीन्स है यहाँ पे। ठीक है ना। आइडियली यहाँ पे हमने बना के तो दिखा दिया समझने के लिए कि दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे थे, बट आइडियली सेम क्रोमोसोम पे नहीं थे, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? लेट्स से दिस इज
क्रोमोसोम नंबर 1 और उसका पेयर हो गया, देन आई वुड हैव क्रोमोसोम नंबर 2 विच हैज YY, ये उसका पेयर हो गया, है कि नहीं बेटा? अब जब गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम 1 और 2 दोनों ही तो जाएगा गैमेट बनाने में, है कि नहीं? तो क्रोमोसोम 2 का एक अंदर जाएगा, क्रोमोसोम 1 का एक अंदर जाएगा, समझ पा रहे? अरे yes. With that respect, we formed these kind of gametes, and finally those gametes got fused to form F1 generation, having all round and yellow. जिससे मेंडल को ये पता चल गया कि round and yellow are the dominant genes, rest of them are recessive. समझ गए यहां तक? चले एक स्टेप आगे बेटा, एवरीवन श्रद्धा, समझा बेटा? चलो अब उसने क्या किया, वापस से ही उसको सेम रिजल्ट मिला मोनोहाइब्रिड जैसा, तो चलो इसको भी सेल्फ पॉलिनेट करके देखते हैं, लेट्स सेल्फ क्रॉस देम। जब उसने सेल्फ क्रॉस किया मतलब क्या, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या, इसके एंकर इसके पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे, समझ पा रहे? तो दोनों के जीन्स में डिफरेंस होगा या सिमिलैरिटी होंगे? वेरी गुड, आइडेंटिकल हो गया बेटा। तो मेल के पास भी सेम जीन, फीमेल के पास भी सेम जीन, है कि नहीं? यहां तक ना सबको समझता है। इसके बाद जब हम वो क्रॉस बनाते हैं या गैमेट बनाते हैं ना, उसमें जोड़ हो जाता है अपना। तो अब जो मैं सिखा रहा हूं वो ध्यान से समझना कैसे करना है। इसका ये पूरा खत्म होने के बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है? इतना पहले ट्राई करो, मतलब इतना पहले समझो जो हम पढ़ रहे वो। ये आगे जाके अब क्या हो गया, इसी क्रोमोसोम पे सेम क्रोमोसोम 1 एक मम्मी के पास से आया, दूसरा जो पापा के पास से आया उसके पास स्मॉल आर था, सॉरी पापा के पास से आया उसके पास कैपिटल आर, मम्मी के ने स्मॉल आर दिया, यस और नो? पापा ने कैपिटल वाई दिया, मम्मी ने यस और नो? तो अब हमारे पास एक ऐसा जाइगोट है जहां पे एक पापा एक मम्मी के क्रोमोसोम्स आ गए। अब यही बच्चा उसकी बहन करने का कोशिश कर रहा है, यस और नो? तो प्रोजेनी जनरेशन शुड आइडियली हैव सिमिलर गैमेट्स। तो पहले ये देखेंगे कि ये कितने टाइप के गैमेट्स बना सकता है। तो जब बात करेंगे कि ये कितने टाइप का गैमेट बना सकता है बेटा, तो गैमेट कैसे बनाने के ये हमको नहीं आता, तो वो हम सीखेंगे कि गैमेट कैसे बनाने का। यहां तक आसान है, यहां से थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है? मेरे लिए नहीं रहे। अब गैमेट इसका कैसे बनाए, ये हमने बोला क्रोमोसोम 1 का पेयर है, ये हमने बोला क्रोमोसोम 2 का पेयर है। एग्जाम्पल दे रहा है बेटा, एक्चुअली नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज ये क्रोमोसोम 1 का पेयर है, सपोज वो क्रोमोसोम 2 का पेयर है। तो 1 वाला जो है वो 2 टाइप के गैमेट बना सकता है ना, which is what, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यस और नो? 2 टाइप के गैमेट बनाया, कैपिटल आर बनाया, स्मॉल आर बनाया। ये भी 2 टाइप के गैमेट बना सकता है, which is what, कैपिटल वाई एंड, बराबर है कि नहीं? यस और नो? अब ऐसा तो होता नहीं हमारे बॉडी में कि एक स्पर्म रहेगा जिसमें सिर्फ एक स्पर्म सेल रहेगा जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर रहेगा, सेकंड स्पर्म सेल में सिर्फ सेकंड क्रोमोसोम का पेयर, ऐसा नहीं होता ना। एक क्रोमोसोम के अंदर सारे होते हैं, 1 to 23 ऑल क्रोमोसोम्स आर देयर, यस और नो? तो ये दोनों भी सारे गैमेट्स में होने चाहिए थे। क्रोमोसोम 1 का जो पेयर है उसमें से कोई भी एक ही जाएगा, क्रोमोसोम 2 का जो पेयर है उसमें से कोई भी एक ही जाएगा। तो इसमें से ये एक गया, इसमें से ये वाला एक जा सकता है कि नहीं? समझ पाए? इसमें से ये एक गया तो इसमें से वापस यही वाला जा सकता है। नहीं समझ रहे? चलो उधर जूम करके दिखाता हूं तुमको। कुछ ऐसे है ना बेटा, तो हमारे पास सेग्रीगेशन ऐसे हो रहे हैं, बराबर है? which is r छोटू r y y, बराबर है? ये वाला इसके साथ जा सकता है तो बन गया ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है? काफी बारी कॉमनली
जो बच्चे होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं, आर आर एज वन गैमेट, वाई वाई एज वन गैमेट। हम ये कभी नहीं कर सकते बेटा। सर क्यों नहीं कर सकते? अरे chromosomes are, sorry, gametes are haploid in nature, yes or no? तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर में से एक एक जाएगा ना, दोनों जाएगा नहीं साथ में। इसलिए अल्फाबेटिकली अगर देखने जाएंगे तो एक गैमेट गैमेट में एक अल्फाबेट जाएगा, दोनों सेम अल्फाबेट कभी नहीं जाएंगे, वो दोनों सेम में सबको एक ही डाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? कितने गैमेट बने टोटल? कितने बने? कितने बने? अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि एक इंसान है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये उसका गैमीट है, इस जीनोटाइप से आइडेंटिफाई करो कि कितने गैमेट बनाएगा। अब ना इसमें हम कंफ्यूज हो जाते कि फिर एक एक जोड़ते बैठेंगे, हाँ जैसे श्रेयस कर रहा है इस वक्त, सबको सेपरेट करो, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ये कितने गैमेट बना सकता है बेटा? कितने बनाएगा? ये ये बराबर है, यहां तक क्लियर है? सिद्धार्थ ये वाला कितना कैपिटल बनाएगा बेटा? एक ही बनाएगा, बिकॉज दोनों कैपिटल है ना। इसको क्रॉस डाल दो, आंसर आ गया एक। ये एक तरीका हुआ बेटा। दूसरा जो थोड़ा ज्यादा ऐसा स्मार्ट, ये लेमैन जो मैं यूज करता हूँ, सर रेस टू किया फिर रेस टू को क्या, वो मेरे को नहीं आता, मुझे ये समझता है, मैं ये यूज करता हूँ। हाँ लेकिन ऐसा ओवर स्मार्ट है जिसको ऐसा है, ओवर स्मार्ट है ना जो बहुत टैलेंटेड है, formula for that is 2 raised to n, where n stands for number of uh, heterozygous. Number of heterozygous is n. So you can use this formula also. जिसको फॉर्मूला से समझता है फॉर्मूला याद रखो, मेरे जैसे गवार ऐसे ही समझते हैं तो मैं ऐसे याद रखूंगा। ठीक है बेटा, अल्टीमेटली दोनों को सेम ही काम करना है। ठीक है, बट मेरे को बेसिक से बेसिक समझता है, ये 2 रेस टू n दूंगा, इसको इधर उधर बस मेरे को नहीं जमता। चलो क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बेटा। अब ये 4 गैमेट बनाया, किसने बनाया? एक ही इंसान ने बनाया बेटा। 4 ही गैमेट बनाए या बहुत सारे बनाए? नहीं, बनाए बहुत सारे, 4 टाइप के गैमेट बनाए। क्वेश्चन समझो, कितने गैमेट बनाए? बहुत सारे। कितने टाइप के गैमेट बनाए? समझे? एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ मेनी गैमेट्स विल इट फॉर्म? अरे इट फॉर्म एन नंबर ऑफ गैमेट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन इट फॉर्म? क्लियर है? चले आगे। अब ये किसने बताया? मेल भाई ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल फीमेल ही आएगी ना, यस और नो? अच्छा, फीमेल सेम टाइम पे कमेंट बनाएगी अलग अलग? हाँ, सेम बनाएगी अलग अलग, क्यों सेम? जोर से बोल। करेक्ट, फीमेल के पास भी जीन्स तो सेम ही है ना बेटा? अरे आज मम्मी खाना नहीं दी, अभी बोल तो दिया केमिस्ट्री लेक्चर नहीं है, अभी भी उदास हो? प्रसन्न खुश कर का? अरे यार चलो, मैं कितना करके आया था यार। कोई नहीं, सुरेश सर बीच के ब्रेक में भेज दूंगा मैं कि होमवर्क चेक कर लो उनका ऐसा। ब्रेक में हम गायब हो जाएंगे, ठीक है? यार क्लियर है बेटा? फीमेल ने भी सेम गैमेट बनाए है ना। अभी जुइली हम क्या करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसका क्रॉस तो हो गया ना भाई, इसका इसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है अपने को, ये दोनों हुआ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों का
तुम बोलो उसके पहले मेरा लिख के हो रहा है, फटाफट बोलो। मैं ही फर्स्ट हो रहा हूँ, फटाफट बोलो। मौका मिल गया ना मस्ती का। बाय। चलो नेक्स्ट। कैपिटल आर, स्मॉल आर, रहने दे भाई, रहने दे, हो गया। चलो झालं, शॉर्ट है। अब उसे बहुत सारे प्रोजेनी मिले, बहुत सारे प्रोजेनी मिले, लेकिन इन प्रोजेनी में वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि अरे ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तब जो प्रोजेनी मिले थे दक्ष तो रह ही जाता है ना। मैं मस्ती नहीं किया तो ऐसा क्लास में मजा क्या किए ना, हम आ ही रहे इसलिए ताकि हम मस्ती कर सके, पढ़ाई तो कौन ही करेगा अपने को। चलो खास लेन दिल खोल के एक बारी खत्म हो जाएगा एक ही बार में। चलो जब हम इधर बात कर रहे हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या देखा, F1 जनरेशन ऑल ओवर टॉल, F2 जनरेशन में ग्राफ वापस आ गया था एंड रेशियो वाज 3:1, रेशियो वाज 3:1। उसको लगा अभी भी सेम चीज होगा, 3/4 of all will be round and yellow, 1/4 will be wrinkled and green, ये उसका एक्सपेक्टेशन था। बट टू हिज सरप्राइज उसको राउंड एंड येलो तो मिले, उसको रिंकल्ड और ग्रीन भी मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसको दो नए टाइप के वैरायटी मिले जो पेरेंटल जनरेशन में थे ही नहीं, जिनमें से एक था राउंड और दूसरा था रिंकल्ड और ये तो था ही नहीं। तो वो शॉक्ड हो गया कि ओ शिट ये क्या हो गया। पहले तो उसको लगा कुछ गलती हुआ, फिर बोला गलती हुआ तो एक आधा प्लांट में गलती होगा ना, इतने सारे में थोड़ी होगा, ये भारी मात्रा में गलती हो रहे थे बेटा। ठीक है, अब उस केस को उसने कैसे समझा, तो पहले तो उसने टैली किया कि कितने कितने मिल रहे हैं अपने को, तो उसने लिया फिनोटाइपिक रेशियो। पहली बात कितने राउंड और येलो हो जाएंगे, काउंट करते हैं ना, ये हो जाएगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड 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 राउंड, बराबर, राउंड राउंड। ये त्रिकोण इससे त्रिकोण ट्राइंगल ट्राइंगल हो गए 9, 8 नहीं है 9 बच गए 8। नो वंडर यू आर अ बायो स्टूडेंट। चलो दूसरा ग्रीन, कैसे 3, कैसे 3, एक ये हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो दिस बिकम्स 3, ये वाले भी 3, 1 2 3, हाँ पता है, लास्ट बच गया इकलौता, सो 1। सो फिनोटाइपिक रेशियो उसको मिला 9:3:3:3, आर वी क्लियर एवरीवन। फिर उसने लिया जीनोटाइपिक रेशियो, ही टुक जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में ये वाला इसके जैसा और कोई है, इकलौता है, सो 1। इसके जैसा और कोई है, हाँ देखो ये रहा, ठीक है, इसके जैसा कोई है, ये रहा, बराबर, तो कितने हो गए, इसके जैसा कोई है, लाइन देखो सेम 4, ठीक है, फिर इसके जैसा कोई है, नहीं, सो दिस इज 1। अब और कौन सा शेप होते हैं भाई, ऐसा कोई है,
या टू, ठीक है। फिर ऐसे कोई है, एक ही है ना, ऐसे। तो इसका रेशियो क्या है, 12 24 12 1 is to 2 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1, which is 12 24 20। अभी फिर डर गया, बोला कौन बोला ऐसा, है ना। ऐसा होता है ना, वाई वाली तो मुझे ज्ञान करना चाहिए, तो मुझसे 12 24 नहीं 12, ठीक है, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से या इस पर्टिकुलर क्रॉस, अब मेंडल ने कंक्लूड किया कि क्योंकि हमको दो एक्स्ट्रा ट्रेड मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा ट्रेड काफी मिले, 6 मिले ना, टोटल कितने हुए 16, बराबर, 16 के और मिले 1 2 3 4, यस और नो, यस और नो, 4 टाइप के ही मिले करते, और 8 टाइप का जीनोटाइप था, 4 टाइप और 8 जीनोटाइप मिले अपने को, समझे कि नहीं समझे। 16 प्रोजेनीज मिले अपने को। Now out of these 16 progenies, almost 6 of them were hybrid version which were not seen in parents, तो hybrid हो गए, है ना। अब उसको एक्सप्लेनेशन देना था कि ये हाइब्रिड क्यों मिले, उसके लिए उसने एक लॉ बनाया बेटा, जिसको आज हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। काय म्हणतात, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट म्हणजे काय सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये बताना चाहता है कि अगर कोई दो जीन्स तुम कंसिडर करते हो, दो ट्रेड्स कंसिडर कर रहे हो तुम, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों ट्रेड्स के सारे अलील्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर गेट सेग्रीगेटेड एंड फॉर्म गैमेट्स। आई विल रिपीट, क्या बोला वो बेटा, दोनों ट्रेड के दो अलील्स है वो गैमेट बनते समय एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, और ऐसा नहीं है कि येलो राउंड है तो हर बार येलो राउंड जाएगा, तो के साथ रिलेटेड भी जा सकता है। जब गैमेट बनता है ये, तो ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, मीनिंग गैमेट बनते समय ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कॉल इट एज, आप क्लियर बेटा, यस और नो, एवरीवन, वेदिका, वेदांशी क्लियर है, वेदिका और तुझा मिस थोड़ा शॉर्ट है, क्या टॉपर टाउनी कॉलेज टॉपर, क्लियर है जी, चले आगे, पहले ऑफ इंडिपेंडेंट क्लियर। अब इसमें एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन दी है, जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर तुम्हें ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चाहिए तो दो को कंसीडर करना जरूरी है, मीनिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट will be able to be explained only through dihybrid clause, not by monohybrid clause। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ दो ही लॉ बनेंगे, कौन से वो, क्लियर है, यस और नो, पक्की बात। अच्छा दूसरी चीज ये थी, पहले के दो लॉ पढ़े हमने, यस और नो, वो दोनों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे, नहीं ना। प्राची के बाजू में बेटा क्या नाम है आपका, स्नेहा, स्नेहल, क्या बोल रही है स्नेहा, चलो मुझको जरा बताओ, पिछले लेक्चर में थे ना आप, जरा बताओ मेरे को कि कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था और कौन सा नहीं था। Short, law of dominance was universally rejected
दैट मीन्स इट वाज नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। सब में ये फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेग्रीगेशन was accepted. Law of segregation, Mrinalini was also called as, अब तू प्रणाली के नाम से ही जानी जाएगी, law of purity. It is also called as law of purity, which was universally accepted. ये लॉ का क्या सीन है? क्या इसे हमने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? हमने इसको रिजेक्ट किया, हमने इसको नो किया। क्यों नो किया सर? आगे पढ़ेंगे। Further in the chapter we will understand. There are certain interactions जहां पे जीन्स अगर बहुत नजदीक होंगे ना, बहुत ही नजदीक, तो उनका सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होगा बेटा। समझ पा रहे? If genes are very close to each other, if genes are very close to each other, like for example, देखिए अब हमारे एक क्रोमोसोम में कितने सारे जीन्स होते हैं ना। सपोज ये एक ऐसा जीन आ गया, क्रोमोसोम आ गया, इस क्रोमोसोम में मेरे पास बहुत सारे जीन्स होंगे ऐसे, होमोलोगस क्रोमोसोम वगैरह याद है? आके नहीं। अब ये क्रोमोसोम्स विल अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, बाजू में दूसरा भी होगा ना, मियोसिस में पैचिडीन फेस होता है ना, पैचिडीन फेस में रिकॉम्बिनेशन होगा गैमेट बनाने के पहले, यस और नो? अब जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो चांसेस है कि इसका ई और इसका ई वो अदला बदली हो जाए, हो कि ना? अब इसका टी और इसका टी अदला बदली हो जाए, है ना? लेकिन ये अदला बदली तब होगा बेटा जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा। करते हैं कि नहीं समझे? दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस हुआ ना अच्छा खासा, तो ही उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना पॉसिबल है। नहीं समझ रहा है? बाद में कॉन्सेप्ट समझा दो। चलो कितना लिख लो पहले, शक्ल पे 12 बजे लोगों के। इट इज नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली लिख के छोड़ दो, आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रहे हैं। इफ अ राउंड एंड व्हाइट फ्लावर plant, actually a plant who has round seeds and white flowers is crossed with tubular seeds and pink flowers, all the progenies were tubular and pink, यानी dominant क्या हो गया सारे? tubular और pink, ये dominant हो गया, which was said to be crossed, उसने क्या बोला? tubular and pink. When they were self crossed, 2000 progenies were obtained. How many are round and white? बराबर, यानी वो क्या बता रहा है कि ट्यूबुलर और पिंक को क्रॉस किया पहले, जिससे राउंड और व्हाइट के साथ क्रॉस किया उसने, तो ऑब्वियसली सारे प्रोजेनी जो मिले वो कुछ ऐसे थे। ठीक है, ये प्रोजेनी को जब सेल्फ क्रॉस किया तब 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा F2 का, यस और नो? अब क्या बता रहा है? हाउ मेनी आर राउंड एंड व्हाइट? राउंड एंड व्हाइट बोथ आर रिसेसिव, पेरेंटल जैसा। रिसेसिव पेरेंट यानी ये 1 हो गया, यस और नो? 1 in 16, 16 प्रोजेनी जब मिले उनमें से एक प्रोजेनी राउंड और व्हाइट था, तो 2000 में कितने? सॉल्व एंड गेट योर आंसर। पॉइंट में आए तो भी चलेगा, डजंट मैटर। पॉइंट में आ रहा है, आसान। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट आंसर? हाथ तो पे, ये क्या है? बॉयज में 4 5 और गर्ल्स में 1 2 3 4 5 6 7। सही, तेरे को आंसर आया? सच्ची सच्ची बता, तेरे को भी आया श्रावणी? गुड, चलो फर्स्ट वन क्लियर बेटा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट पे चले। हाउ मेनी प्रोजेनीज विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस वन इज क्रॉस्ड विद दिस वन? ठीक है, एन नंबर ऑफ। बेटा गैमेट बहुत सारे बनेंगे, बच्चे लिमिटेड ही बनते हैं। मैंने गैमेट नहीं पूछा, मैंने प्रोजेनी पूछा, ट्रिक क्वेश्चन था, तुम फंस गए। चलो अब इसमें दो तरीका है, या तो तुम क्रॉस करके बताओ या तुम फॉर्मूला बेस करो। इजी क्या है? नहीं, डायरेक्ट, वो ज्यादा अश्योर मेथड है। मेरे को फॉर्मूला नहीं जमता, बायो स्टूडेंट। कैपिटल, अच्छा पहले बेसिक फॉर्मूला से मुझे पता चल जाएगा कि ये 4 गैमेट बना पा रहा है, ये भी 4 गैमेट बना पा रहा है। जो क्रॉस है वो तो 16 ऑर्गेनिज्म वाला ही होगा। कितने प्रोजेनिस टोटल? कितने प्रोजेनिस बने? मिल गया आंसर। गधे की तरह सॉल्व करते बैठे ना सब।
सच्ची सच्ची बताओ, गौरव सॉल्व किया ना? झूठ, सॉल्व ही नहीं किया। टोटल कितना बनेगा? 16/16, 4/4 का स्क्वायर बनेगा, तो 4/4 इज, समझे? कितने लोग को नहीं आया ये वाला? नहीं आया? क्या हुआ? सी में कंफ्यूज हुआ? स्मॉल सी है ना ये, और ये दोनों कैपिटल है, समझे क्या नहीं समझे? चलो ये वाला, ये कितने लोग को आया सॉल्व करने को? हमने फॉर कुछ सॉल्व दिस, और कितने लोगों को लगता है कि आंसर करेक्ट होगा हमारा? अच्छा, लेट्स ट्राई। अब ये क्या बता रहा है कि टॉल एंड व्हाइट फ्रूटेड प्लांट है, मतलब टॉल प्लांट व्हाइट फ्रूट बना रहा है और ड्वार्फ प्लांट ब्लू फ्रूट बनाता है, ठीक है? इन दोनों जब क्रॉस है तो F1 प्रोजेनी मिला, F1 प्रोजेनी में टॉल और ब्लू मिले, दिख रहे हैं? यानी ये तो ऑलरेडी हाइब्रिड थे बेटा, these two are already hybrid, तो मुझे कौन मिला? टॉल एंड ब्लू मिले। when these were self crossed, मतलब मेरे को कितने मिले? 16। खत्म बात। करते कि नहीं करते? नहीं कर ले। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है व्हाइट, तो दूसरा ब्लू ना। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। कैसे पता चला सर? बेटा F1 प्रोजेनी में जो भी और कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हो गए, हमेशा वो डोमिनेंट ट्रेट्स ही होते हैं मेंडल के लिए, मेंडल के लिए, नॉन मेंडल का बात नहीं कर रहे। F1 प्रोजेनी में जो भी ट्रेट्स बनेंगे वो हमेशा डोमिनेंट ही होते हैं फॉर F1, समझे? समझे? अब इस हिसाब से ये वाले ट्रेट्स डोमिनेंट हो गए, है कि नहीं? ये वाले ट्रेट्स हमारे लिए डोमिनेंट हो गए अभी। अब इसमें हमें क्या करना है? टॉल एंड ड्वार्फ, ये इस तरीके से मिल गया, टॉल ड्वार्फ ब्लू और व्हाइट। इनको जब सेट क्रॉस करेंगे तब मिलेगा 16। कैसे 16 मिलेंगे? 9:3:3:1, बराबर है। अब इनमें से क्या बोल रहा है कि टॉल एंड व्हाइट कितने होंगे, यानी टॉल और व्हाइट पूछ रहा है, तो ये तो हाइब्रिड हो गया। कोई भी हाइब्रिड पकड़ो, हाइब्रिड तो 3 ही है। सो हर 16 में 3 अगर हाइब्रिड है तो 1000 में कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर एंड गेट योर आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट? 1 2 3 4 5। शॉर्ट, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा? और प्रैक्टिस करने बाद में कभी करेंगे, पहले आगे चलते। यहां तक क्लियर है? लिखना है बोर्ड से। राज पॉज कर, फिर करते आगे ना। बात ये उठती है कि मेंडल ने हमें 2 रेशियोज दिए, कौन से? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज दिए, है कि नहीं बेटा? अब जब उसने हमको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज दिए, उसमें क्वेश्चन ये था कि फिनोटिपिक तो चलो समझ गया, बाहर से देख के हमको पता चलता है कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये येलो है, ये व्हाइट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये रेड है, वो सब हम पता लगा सकते हैं। लेकिन उसका जीनोटाइप कैसे पता चला उसको? समझ पा रहे कि नहीं समझे? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज उसने हमको दिए, फिनोटिपिक रेशियोज देख के पता चल सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियोज उसको कैसे पता चला? तब तो कोई टेक्नोलॉजी से नहीं था ना। हमने कहा क्रोमोसोम शब्द के जीन शब्द भी इन्वॉल्व नहीं था, तभी इन्वेंट ही नहीं किया था, वो शब्द नहीं आया था, तो उसको कैसे पता चला जीनोटिपिक रेशियोज? जीनियस था वो बंदा, उसने किया था एक क्रॉस, जिससे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब ये क्या होगा सर? F1 प्रोजेनीज में अगर मुझे ये मिला तो पेरेंट में ये और ये थे, है कि नहीं? उसने क्या किया? इस F1 प्रोजेनी को पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया, पेरेंटल जनरेशन ने प्रोजेनी दिया, प्रोजेनी जनरेशन का जीनोटाइप जानने के लिए उसने पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तो पीछे गया, इसलिए इस क्रॉस को हम कहेंगे क्या? बैक क्रॉस। काय म्हणणार? बैक क्रॉस किसके साथ होगा? एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट के साथ हो सकता है ना बेटा।
या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, किसी के भी साथ हो सकता है। इसे हम कहते क्या क्या कहते हैं? इस बैक क्रॉस का ही एक टाइप है जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब उसने ये क्रॉस किया क्यों, जानने के लिए कि जीनोटाइप क्या है। देखो, अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ इसको क्रॉस करते हैं तो ये हमको दे पाएगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यस और नो, एज अ गैमेट। ये तो देगा कैपिटल आर ही ना, तो प्रोजेनी जो मिलेगा वो मुझे सिर्फ यही दो मिलेंगे, यस और नो। तो फिनोटिपिकली तो दोनों कौन मिले, राउंड ही मिलेंगे, यस और नो। तो क्या मुझे ये हेटेरोजाइगस है वो कभी पता चलेगा? आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। हाउएवर दिस इज अ बैक क्रॉस, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तो ये हमको देगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देगा सिर्फ स्मॉल आर। इसको जब इसके साथ क्रॉस किया तब राउंड मिला, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो क्या मिला, रिंकल। एक गधड़े, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो क्या मिला, यानी कि अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप फट से पता चल जाएगा, नहीं समझे? अगर मैं F1 प्रोजेनी को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करता हूं, हमेशा डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस होगा ना, तो मुझे रिसेसिव जीन का भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो डोमिनेंट रहेगा ही। कहते हैं कि नहीं समझे? तो ये बैक क्रॉस ही हुआ, ये भी बैक क्रॉस हुआ, लेकिन इस बैक क्रॉस को करने से हमें F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप पता चल गया, इसलिए इस टाइप के बैक क्रॉस को हम क्या कहेंगे? So test cross is cross which is done between F1 and recessive parent. समझे कि नहीं समझे? अब वो बता रहा है कि जब रिसेसिव टेस्ट क्रॉस करोगे ना, मतलब जब टेस्ट क्रॉस करोगे ना बेटा, तब रेशियो जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो विल ऑलवेज बी 1:1। देखो, जीनोटिपिक रेशियो भी वही, फिनोटिपिक रेशियो भी वही, याद रहेगा? नहीं समझा? नहीं समझा? वंस मोर तृप्ति, क्या बता रहे हो बेटा? हमें जानना है, ये F1 प्रोजेनी मिला है अपने को, जो दिखने से हमको लाल मिला, लेट्स से। अब मुझे जानना है कि ये होमोजाइगस लाल है या हेटेरोजाइगस लाल है, ये तो दिख के आ रहा है, बट होमोजाइगस लाल या हेटेरोजाइगस, जैसे वहां पे हमने बोला कि सारे जो प्रोजेनी है वो टॉल और ब्लू है, लेकिन वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस वो तो हमको पता ही नहीं था, वो मेंडल को भी नहीं पता था बेटा, मेंडल को वो फाइंड करना था। तो उसने क्या बोला कि अगर मैं डोमिनेंट के साथ करूंगा तो दोनों डोमिनेंट के ही अलील आएंगे, यानी अगर मैं ये क्रॉस किया ऐसा वाला, तो ये तो सिर्फ आर ही देगा ना, ये कैपिटल आर भी देगा, छोटू आर भी देगा, तो ये आर जब इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, ये आर इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, यानी फिर से सारे मिलेंगे क्या? तो मुझे ये वाला तो पता ही नहीं चलेगा कभी। ये कब एक्सप्रेस करता है अपने आप को? जब वो खुद होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जिसके लिए अगर हम रिसेसिव पेरेंट का इस्तेमाल करें तो एक रेड और दूसरा व्हाइट मिल सकता है ना भाई, जिससे हमें पता चल जाएगा अगर ये व्हाइट मिला मतलब वो हेटेरोजाइगस है, अगर अभी भी रेड ही मिला मतलब वो, अगर सपोज ये ऐसा होता, अगर ये F1 प्रोजेनी होता तो हमको सारे यही मिलते ना, रेशियो वुड स्टिल बी 1:1। समझे कि नहीं समझे? डिड वी अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? व्हेन आई एम क्रॉसिंग माय F1 प्रोजेनी with recessive parent, I call it as, why did I do this test cross? To find out the genotype, and my ratio will always be, आसान हो गया। तो अगर यहाँ पे सपोज मैं बोलूं कि इट वाज नॉट सेल्फ क्रॉस्ड, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, ये था टॉल एंड वाइट, बराबर। अब मैं बोल रहा हूं
कि दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ क्रॉस दैट इट डिड। मैं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट क्रॉस है जिसमें टॉल और ब्लू को ड्वार्फ एंड व्हाइट के साथ क्रॉस किया, और अब मुझे पता कि कितने टॉल एंड व्हाइट होंगे, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा बेटा। 1000 को मैं 4 के साथ डिवाइड करूंगा, वाई 1:1:1:1, 4 मिलेंगे ना अलग अलग टाइप के, टॉल एंड ब्लू पूरे डोमिनेंट वाले, टॉल एंड व्हाइट, ड्वार्फ एंड ब्लू, ड्वार्फ एंड व्हाइट, बराबर। सब एक 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 मिलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हो गया ये तो अभी। So 1000 divided by 4, my answer here would have been, do we understand or not? अरे कॉन्फिडेंस किधर है, समझे? चले आगे, ये लिखे पहले, चलो। हाँ, so this was all that Mendel had to do, और मेंडल ने काम किया इतना इतना करके वो मर गया। अब बाकी हाश अच्छा वो मर गया सर, नहीं लेकिन तब तक तो वैसे भी सब उसको फालतू इंसान ही समझते थे ना। अब जब कुछ सालों बाद लोगों को पता चला कि ओहो ये तो काफी ब्रिलियंट टाइम था उस समय का जब उसने ये सब डिस्कवरी किया, फिर धीरे धीरे करके बेटा आगे लोगों ने और डिस्कवरी किए। जब लोगों ने और ज्यादा डिस्कवरी किया तो वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ सेम मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा। जब वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ सेम मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तब उनको पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म में मेंडल के लॉस काम नहीं करते। जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वो सब में काम नहीं करता, ठीक है, और सब में उस तरीके से रेशियोज भी नहीं मिल रहे थे या उस तरीके के इंटरैक्शंस भी नहीं मिल रहे थे। जितने भी अलग अलग इंटरैक्शंस थे उनको दो कैटेगरी में लोगों ने ग्रुप किया। अब ये जेनेटिक्स को हम कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के बाद वाले सारे जेनेटिक्स है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी अलग अलग अब इंटरेक्शंस मिल रहे हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दे कैन बी इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस या फिर दे कैन बी इंटरजेनिक इंटरैक्शंस। आई रिपीट, या तो हम उसको इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस कह सकते हैं या फिर हम इंटरजेनिक कह सकते हैं। स्प्लिट करो बेटा, इंट्रा यानी विद इन द सेम जीन, जेनिक यानी जीन यानी सेम जीन के अंदर ही इंटरॅक्शन्स काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे होत आहे। आता काय ते वेगळ्या प्रकारचे आपण बघूया। म्हणजे जर मी आय कलर सांगितलं तर आय कलरचा जीनच आहे, पण त्यांचे अलिलिक इंटरॅक्शन्स वेगळे प्रकारचे दिसणार आपल्याला। म्हणजे जर रेड व्हाईट होता तेव्हा आपल्याला डॉमिनेंट असला की सगळे रेडच दिसायचे ना, सब रेड ही दिखते थे रेड और व्हाइट में। ये हो गया मेंडल इंटरेक्शन, आम जिंदगी। अब आया इंटॉर जिंदगी, जहां पे ये दो अलील्स रेड ना देके अपने को दे रहे थे पिंक, या फिर वो आपको दे रहे थे व्हाइट पेटल्स विद रेड डॉट्स या रेड पेटल विद व्हाइट डॉट्स, कुछ ऐसा। समझ पा रहे? तो ये तो नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं हुआ, जो मेंडल ने बताया वैसा नहीं हुआ। तो है तो सेम जीन, उनके अलील का इंटरेक्शन चेंज हो गए। समझे कि नहीं समझे? तो अब ऐसे में कौन से इंटरैक्शंस थे? एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा था कोडोमिनेंस, और तीसरा था मल्टीपल अलील। ठीक है, ठीक है, ये तीनों डिटेल में देखेंगे हम क्या है। अभी खाली हम लिस्ट बना रहे कि क्या क्या पढ़ना है अपने को। फिर था इंटरजेनिक इंटरैक्शन, इंटर यानी दो अलग अलग जीन्स के बीच का इंटरैक्शन। तो वो अलील तो हुए नहीं, वो क्या हो गए? नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस। ठीक है, नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस में क्या क्या था? एक था प्लेयोट्रोपी, देन वी हैड
complementary genes, we had supplementary genes, we had epistasis, and we had polygenic inheritance. ठीक है, वी हैड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब इनमें से बेस्ट पार्ट हमको ये दो नहीं पढ़ने हैं, ये तीन नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ ये दो पढ़ने हैं. ठीक है, ठीक है, चलो चले आगे. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या क्या है. पहले सबसे पहला इंटरैक्शन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या? तो इसमें हमको एक एग्जांपल दिया गया है विच इज ऑफ एंटीराइनम. एंटीराइनम ही है ना, स्नैपड्रैगन. यस, एंटीराइनम जिसका कॉमन नाम है स्नैपड्रैगन. इस पर्टिकुलर फ्लावर में क्या होता है या इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है बेटा? इसमें दो टाइप के फ्लावर्स है, एक रेड कलर के फ्लावर होते हैं और एक व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. इनको जब क्रॉस किया तो ये हमको रेड वाला गैमीट बना के देगा, ये अपने को व्हाइट वाला बना के देगा, है कि नहीं? ये जब फ्यूज हो जाएंगे बेटा तब अपने को ये वाला मिलेगा. दीज वर ऑल रेड. नो, उन्हें चाहिए रेड लेकिन मेरे सारे पिंक. तो लोग शॉक्ड हो गए, वो बोले ये क्या हुआ? मेंडल के हिसाब से या तो रेड मिलना चाहिए या तो व्हाइट, ये तो पिंक मिल गया. यानी ना ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट है, दोनों आधे आधे पूरे हैं हम. ठीक है, दैट इज नथिंग बट both are incompletely dominant on each other. This is what we mean by incomplete dominance. तो इसमें क्या खासियत हुआ सर? और भी है, रुको जरा. इस हिसाब से अगर मैं F2 जनरेशन करूं, ये तो मेरा हो गया क्या? F1 हो गया बेटा. F2 जनरेशन करेंगे तो वी विल गेट कैपिटल आर कैपिटल आर. चलो कर लेते हैं. सबका शायद उतना स्मार्ट और फट 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 अकल ना चले, तो सुन लो, चलेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया बेटा, एक मेल के गैमेट एक फीमेल के गैमेट, हम समझ गए ना कैसे कर रहा है. चले आगे. ये दोनों क्लब हुआ कैपिटल आर, ये दोनों क्लब हुआ शॉर्ट. आसान. इस हिसाब से अगर मैं फिनोटाइप रेशियोज देखूं, अगर मैं फिनोटाइप रेशियोज देखूं तो ये वाला हो जाएगा रेड, ये दोनों पिंक और ये वाला बराबर है. यानी 1:2 एंड सो इज माय जीनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो भी तो सेम होगा. सो फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस genotypic and phenotypic ratios are same, which is what 1:2:1. Are we clear? Yes or no? Yes. Everyone. Incomplete dominance समझा? हाँ कि नहीं? पक्की बात बेटा. अब इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो रिसेसिव एलील्स होते हैं ना वो बनते कैसे हैं. बता रहा है कि जो रिसेसिव एलील होते हैं ना जनरली वो डोमिनेंट से ही म्यूटेट होके बनते हैं. पिछले लेक्चर में ये चीज मैं बता चुका हूं बट अब वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं ये पार्ट बिकॉज एनसीईआरटी में इस वक्त थोड़ा डिटेल में बताया है अपने को. जो डोमिनेंट अलील होता है ओरिजिनली यही दुनिया में पहले आया था. म्यूटेशन की वजह से इसका एक्सप्रेशन में फर्क आ गया जिसकी वजह से अब वो रिसेसिव हो चुका है. अब जब हम बोल रहे कि एक्सप्रेशन में फर्क आ गया तो क्या फर्क आया है सर? तीन टाइप का फर्क हो सकता है. या तो you will have normal
जीन प्रोडक्शन टेकन प्लेस, लेट्स से ये जीन एंजाइम प्रोडक्शन का है, ठीक है, लेट्स से ये जीन एंजाइम बना रहा है, तो बताता है कि या तो ये जीन नॉर्मल एंजाइम बनाएगा या फिर अबनॉर्मल एंजाइम बनाएगा। समझ पा रहे हैं? नॉर्मल एंजाइम बनाएगा मतलब कि जो जैसा नॉर्मल इफेक्ट होना चाहिए वैसा ही इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या तो वैसा होगा या फिर वो लेस एफिशिएंट काम करेगा, यानी बनाया उतना ही गया है लेकिन काम उतना अच्छे से नहीं दे रहा है वो। जैसे अगर तुम फूल का बात करो तो यहाँ पे जासवन के फूल अगर तुम यहाँ पे कचरे में भी उगता हुआ देखोगे ना तो ब्राइट रेड कलर का मिलता है। यही तुम अगर मुंबई में आओगे ना तो मुंबई में ऐसा नहीं होता बेटा। मुंबई में कोई फूल इतने ब्राइट कलर के नहीं होते, वो हमेशा डल कलर के ही होते हैं। ब्राइट कलर के फूल कभी दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं सर? बिकॉज उनमें प्रोबेबली एंजाइम्स का एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता होगा। अगर एंजाइम्स का एक्सप्रेशन इतना ज्यादा, एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं है तो ऑटोमेटिकली कलर भी वो उतना ब्राइट नहीं बना पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि रिसेसिव जीन या तो नॉर्मल इफेक्ट दिखाएगा या फिर लेस एफिशिएंट काम कर सकता है। ये पहला हुआ रिसेसिव अलील का फंक्शंस। दूसरा वो बता रहा है कि नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। नॉन फंक्शनल हो जाना मतलब क्या? यानी कि एंजाइम्स तो बन रहा है बट वो काम ही नहीं कर रहा है। अब अगर काम ही नहीं कर रहा है तो क्या फायदा? जैसे डायबिटीज में होता है बेटा, डायबिटीज भी इसी तरीके से हो सकता है। किसी किसी में इंसुलिन बनता है बॉडी में, लेकिन वो इंसुलिन उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, जिस वजह से उसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज आता है। बोलते ना बॉर्डर लाइन, हाई शुगर है तुमको, ठीक है, तो अभी से परहेज रखो। तो दैट इज नॉर्मल कि इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है बट वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो तुम ध्यान रखो तुम्हारा खाने पीने का। दूसरा डायबिटीज ये हो सकता है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, ग्लूकोज को पहचान ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन बनने का क्या फायदा? दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन। समझ पा रहे? तीसरा चीज वो बताता है कि देयर इज नो प्रोडक्शन। रिसेसिव अलील की वजह से प्रोडक्शन ही नहीं होता। ये तीन इफेक्ट्स हो सकते हैं रिसेसिव जीन के। क्या क्या इफेक्ट हमने बताए? या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट, या फिर फंक्शन ही नहीं करेगा, बनेगा बट काम नहीं करेगा, और तीसरा बनेगा ही नहीं। समझे? अगर बना तो दो चीजें होगी, या तो नॉर्मली काम करेगा, थोड़ा कम काम करेगा, या फिर काम ही नहीं करेगा। ये दो हो गए अगर बना तो, और तीसरी बात बन ही नहीं रहा है, खत्म बात। तो रिसेसिव तीन तरीके से काम कर सकते हैं, ऐसा हमको बताया गया है। इनके वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने का चांस होता है, ऐसा भी कहा जाता है। आर वी क्लियर बेटा? यस और नो? एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। डिड वी अंडरस्टैंड दिस? डिड दिस गो फास्ट? फास्ट गया? समझा अपने को? चले आगे, अकल में घुसेगा। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में एक और चीज अपने को बताया गया है। वो बोलते हैं कि जो पी प्लांट है ना, बटाना, ऑब्वियसली उसके अंदर स्टार्च रहेगा, है कि नहीं? अब वो बताता है कि स्टार्च के लिए एक पर्टिकुलर जीन है विच इज कैपिटल बी। कौन सा जीन है? कैपिटल बी। अब वो बताता है कि अगर कैपिटल बी जीन का हम डिटेल्स देखने जाएंगे तो कैपिटल बी जीन जो होता है वो राउंड सीड्स देता है प्लस लार्ज साइज का स्टार्च ग्रैन्यूल्स देगा। वो इट विल गिव लार्जर साइज का स्टार्च ग्रैन्यूल, यानी कि एक ही जीन है, एक ही एलील है, बट दो दो ट्रेट्स को वो हैंडल कर पा रहा है। एक तो शेप ऑफ द सीड और दूसरा साइज ऑफ द स्टार्च ग्रैन्यूल। आर वी क्लियर? तो अगर डोमिनेंट हुआ तो राउंड और लार्ज साइज का अपने को स्टार्च का ग्रैन्यूल मिल सकता है। अगर वो रिसेसिव हुआ तो रिंकल्ड सीड्स एंड स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रैन्यूल मिल सकता है, ऐसा हमको एनसीईआरटी बोलता है। समझे? अगर मेरे पास कैपिटल बी और कैपिटल बी है तो क्या हो जाएंगे? सारे सीड्स क्या होंगे?
राउंड एंड लार्ज स्टार्च ग्रैन्यूल्स। अगर स्मॉल बी हुआ तो क्लियर है। अब बताते कि जब इसको क्रॉस करो ना तो अपने को मिलता है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी में जो ग्रैन्यूल जो सीड्स है वो तो राउंड ही रहते हैं, लेकिन ग्रैन्यूल का साइज जब वो इंटरमीडिएट हो जाता है बेटा, इट बिकम्स, यानी कि ना लार्ज ना स्मॉल, बीच का। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे एवरीवन? एनी डाउट्स? बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है अपने को, जिसे देख के साइंटिस्ट लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जब हम इस बी वाले जीन के एक्सप्रेशंस का बात करते हैं तो शेप के लिए तो ये नॉर्मल मेंडल वाला लॉ ही फॉलो करता है, लेकिन जब स्टार्च के ग्रैन्यूल्स का बात करें तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करेगा, ना कि मेंडल वाला लॉ। आर वी क्लियर? यस और नो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबको क्लियर है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी क्या? इनकम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना, ये जो डोमिनेंट है ना वो पूरी तरह से डोमिनेंट हो पा रहा है, जो रिसेसिव है ना पूरी तरह से रिसेसिव हो पा रहा है, दोनों आधे आधे हो रहे। समझे कि नहीं समझे? आर वी क्लियर? इतना लिखे बेटा, चलो क्विकली ये सो वी अंडरस्टूड व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज, ये तो क्लियर होगा अपने को, है ना? अब आगे अपने देखते हैं कोड डोमिनेंस क्या होता है। गवर्नमेंट टेक्स्ट में दोनों अलग अलग दिया है, एनसीईआरटी में दोनों साथ में एक ही एग्जांपल में खत्म कर दिया है। कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग समझेंगे, बट एग्जांपल देते समय एक ही देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड एक्सप्लेन दिस। हमें हमारे ग्रुप के बारे में सब पता है, काफी हम पढ़ चुके हैं कि ये आरबीसी होता है, उस आरबीसी पर कुछ एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं और नो, if antigen A, blood group is A, if antigen is B, blood group is B, no antigen, both antigen, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है। अब उसी का जेनेटिक्स पे देख रहे हैं, ठीक है? हमको बताया गया है कि अगर हम सिर्फ इंसान का ब्लड ग्रुप के बारे में देखें तो ब्लड ग्रुप का जीन तो एक ही होगा, लेकिन अलील उसके तीन होते हैं। एक होता है कैपिटल आई ए, एक होता है कैपिटल आई बी, और एक होता है स्मॉल आई, दूसरा होगा स्मॉल आई। सो हमको ये कहा गया है एक से ज्यादा अलील है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। समझे कि नहीं समझे? दो से ज्यादा अलील है ना, इस वजह से इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। शॉर्ट है, मल्टीपल अलील यानी दो से ज्यादा अलील होना, वो मल्टीपल अलील हो गया। तो इसके पास तीन अलील है तो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। अब इन अलील का इंटरैक्शंस कैसे हो रहा है वो हमको देखना है। तो देखो, अगर कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए आया तो बाय डिफॉल्ट ब्लड ग्रुप हो जाएगा। कैपिटल आई बी तो ब्लड ग्रुप बिकम्स बराबर। या फिर इफ आई हैव कैपिटल आई एंड स्मॉल आई मतलब रिसेसिव है, ये तो हमको पता ही है, बाय डिफॉल्ट ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? आसान। अब वो बता रहे कि अगर मेरे पास ये आ गया तो ब्लड ग्रुप इज ओ, बिकॉज एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है, यानी कोई एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बिना एंटीजन का मतलब इट हैज टू बी। अगर मेरे पास दोनों आए तो हमें मिलता है, यानी दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को फुल पावर में कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दोनों मिक्स होके इन बिटवीन नया ही एंटीजन देता है, नहीं, दोनों एंटीजन दे रहे। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। समझे बेटा कि नहीं समझे? आसान। क्या बोला उसने अपने को? अगर दो अलील एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो, और एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हम कह सकते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है? जिसमें एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है ब्लड ग्रुप। वहीं पे अगर हमको दो से ज्यादा अलील रहेंगे तो हम उस
कॉन्सेप्ट्स को वापस से कह देंगे मल्टीपल एलील, which is again an example becomes same, which is what? Blood group. Are we clear? Yes or no? Yes. Any doubts? So are we sorted with this kind of interactions? बस इतना ही पढ़ना है बेटा, और कुछ नहीं देखना इसके अंदर. आसान हो गया. मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस क्लियर? Yes or no? Yes. Everyone? Yes. चले आगे. So starch वाला example becomes incomplete. Blood group becomes codominance and multiple allele. चले आगे. इसमें फिर तुमको पूछ सकते हैं कि अगर फीमेल ये थी ओ ब्लड ग्रुप है और मेल जो है वो बी ब्लड ग्रुप है, तो चाइल्ड के पास या उनके कौन से चाइल्ड के पास कौन सा जीनोटाइप होने का पॉसिबिलिटीज है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. जैसा ब्लड ग्रुप के लिए क्वेश्चंस अब तक देखते आए हैं हम, वही सेम जीन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं. सेम टू सेम, नो डिफरेंस. वहां पे पूछते थे कि चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप होगा या मम्मी का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है. यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का बी है, चाइल्ड का ओ है, तो बताओ इन दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे, क्या पॉसिबल जीनोटाइप से उनके. आइए करेक्ट. आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, इसलिए इसको स्मॉल आई आने का चांस है. इससे काफी बार ऐसा होता है ना कि बच्चा जो है वो ओ पॉजिटिव होगा, लेकिन पेरेंट्स जैसे एक भी ब्लड ग्रुप नहीं है. एक पेरेंट ए ब्लड ग्रुप है, दूसरा पेरेंट बी ब्लड ग्रुप है, बच्चा ओ पॉजिटिव. ठीक है, तो अब वो हैरान परेशान कि मैं इन्हीं का हूं या अडॉप्टेड हूं. बेटा बच्चा उन्हीं का है अभी भी. ठीक है, हकदार वही है. समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? हाँ, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, जनरेटर आ गया इसलिए. चलो यहां तक क्लियर? एनी डाउट्स? आगे चले. प्लियोट्रोपी का थोड़ा देख लेते क्या है. ठीक है, खींचना. हम प्लियोट्रोपी कर लेते बेटा, बिकॉज अगर बाई चांस लाइट नहीं आया तो वैसे भी जल्दी छूटोगे तुम, तो एटलीस्ट प्लियोट्रोपी कर लेते हैं. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग. अब तक हम जो पढ़े वो ये था कि एक एक ही जीन था, है ना. अब यहाँ पे एक जीन से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए. इसे हम कह देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक से ज्यादा जीन रहेगा. प्लियोट्रोपी क्या होता है सिंगल जीन. Pleiotropy is basically single gene that tends to control multiple functions. समझ पा रहे हैं? एक जीन, नीचे रखो, नीचे काम है. एक जीन जिसका बहुत सारा फंक्शंस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सिकल सेल अनेमिया, SCA. सुने हैं हम इसके बारे में, बचपन में पढ़े होंगे. नहीं सुना? सिकल सेल अनेमिया नहीं, अनेमिया सुना है? ओके. काफी मजेदार चीज होती है ये बेटा, मतलब जिसको होता है उसको दुखदायक है. साइंटिफिकली पढ़ने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है ये डिसऑर्डर. ठीक है, इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा. इस बंदे को जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हुआ है. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी क्यों और कैसे होता है. ठीक है, तो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होता है इसका सिकल सेल अनेमिया. अनेमिया किसके रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी बेसिकली. यस और नो? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के अंदर दो ग्लोबिन चेन होंगे, विच इज अल्फा ग्लोबिन एंड, ये हमको पता है ऑलरेडी, है ना. अल्फा ग्लोबिन जीन जो होता, अल्फा ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है बेटा. अल्फा ग्लोबिन का जीन हमारे बॉडी के क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है. बीटा चेन का जीन हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है. समझे कि नहीं समझे? हाँ. अल्फा ग्लोबिन का जीन हमारे बॉडी में क्रोमोसोम 16 पे होगा. बीटा ग्लोबिन का जीन क्रोमोसोम, हम इसके बारे में वापस से आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है. कभी कभार किसी नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी, उनमें
ये जो बीटा चेन होता है ना बेटा, बीटा चेन का जीन जो क्रोमोसोम 11 पे है, ये पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो जाता है। वी नो व्हाट इज म्यूटेशन। उनके न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर चेंज हो जाता है, यानी जहां पे ए टी जी सी होना चाहिए उसकी जगह पे हो जाएगा ए जी सी, तो टी गेट्स कन्वर्टेड टू। समझ पा रहे कि नहीं समझे? अरे चले आगे। ओके, नाउ अब सीन क्या होता है इसमें, बीटा चेन जो है उसके 6th पोजीशन पे, यानी 6th अमीनो एसिड जो होता है उसका डीएनए के ऊपर सीटीसी होता है। डीएनए पे क्या होगा? ठीक है, तो ये जो सीटीसी विच इज प्रेजेंट ऑन डीएनए विच इज, कैन आई से इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डीएनए है ना, सो इट विल ऑल्सो बी रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बायोमोलिक्यूल में करवा चुका हूं ये चीज। अब ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम रीड कर रहा है, इसका एमआरएनए विल बी 5 प्राइम से, बराबर, इसका एमआरएनए हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। सी के सामने क्या आएगा? सी बाइंड्स विथ, टी बाइंड्स विथ, जी बाइंड, सी बाइंड्स विथ जी। तो हमें अमीनो एसिड कौन सा मिला बेटा? GAG। ये भी हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं कि mRNA के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठा मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये कॉन्सेप्ट हम 11th में पढ़ चुके हैं। फॉर दोज हु डू नॉट रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग बैक अगेन। हमारे बॉडी में देयर इज 100% डीएनए दैट इज एग्जिस्टिंग। इस 100% में से सिर्फ 2% ऑफ डीएनए is actually involved in coding for a protein. बाकी बचा हुआ 98% of our DNA is junk DNA, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ये समझ पा रहे? यानी हम जो चल फिर बोल या बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी बोलो, हमारा बॉडी फंक्शन कर पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस 2% डीएनए की वजह से। आप क्लियर बेटा? अब इस 2% डीएनए के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, करेक्ट। ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उनमें 3-3 का झुंड एक एक अमीनो एसिड को कोड करता है। 3-3 का झुंड एक एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ऐसा बीटा ग्लोबिन के जीन जो रहेंगे वो 11 क्रोमोसोम पे रहेगा। उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड का सीक्वेंस, बहुत सारे अमीनो एसिड का कोड है। 6th अमीनो एसिड का जो कोड है वो होता है सीटीसी, जो एमआरएनए पे कॉपी होगा जीएजी, और इससे बनेगा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। इट विल फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। आर वी क्लियर बेटा? यस और नो? यहां तक क्लियर है? वंस मोर और अंडरस्टूड? चलो आगे। अब क्या होता है, गलती से स्पर्म सेल्स बनते समय पे या फिर एग सेल्स बनते समय पे, दो में से किसी में भी डिफॉल्ट हो सकता है, या मम्मी वाले की तरफ से या पापा वाले की तरफ से, गलती से क्या होता है, ये जो CTC है उसके जगह पे हो जाता है CAC। इट बिकम्स CAC, जिस वजह से mRNA के ऊपर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। C के सामने G, A के सामने U एंड C। mRNA में T नहीं होता, यूरासिल होता है। सो A के सामने आ गया U और C के सामने आ जाएगा G। समझे कि नहीं समझे? यानी म्यूटेशन के कारण ये वाला जो है वो चेंज हो गया, और उसके चेंज होने के वजह से जो अमीनो एसिड मिला वो मिला है वालिन। क्या मिला बेटा? ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ये न्यूट्रल है, सिंपल अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। पूरा
मीनिंग ही चेंज हो गया इसमें, समझ पा रहे? एक न्यूक्लियोटाइड म्यूटेट होने की वजह से पूरा अमीनो एसिड गलत लग गया। वो अमीनो एसिड गलत लगने की वजह से बीटा ग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है वो जिस हिसाब से फोल्ड होने वाला रहता है ना, वो फोल्डिंग ही चेंज हो जाता है उसका फोल्डिंग चेंज हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन बराबर से बन नहीं पाता। हीमोग्लोबिन बराबर से बन नहीं पाता, इस वजह से वो बन जाता है सिक्कल शेप का। सिक्कल माने कुछ ऐसा, कोयता जला म्हणतात आपण मराठीत, ठीक है, कोयता शेप का बन जाता है, क्रिसेंट शेप या फिर सिक्कल शेप। समझे? कोई डाउट्स? यस और नो? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा? इसके ऊपर काफी सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? सिक्कल सेल अनेमिया कैसे हुआ वो समझा हमको सबको? अब सिक्कल सेल अनेमिया जिसको हुआ रहेगा, जैसे हम बोलते हैं कि उसको हीमोग्लोबिन ए डाल दिया हमने, सॉरी सिक्कल सेल एनीमिया को डाल दिया हमने सिक्कल सेल दैट इज एस शेप डाल दिया, HbS हीमोग्लोबिन ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है? और जिसको नहीं हुआ उसको मैंने डाल दिया HbA, क्या डाल दिया? यहां तक समझा? यस और नो? अब अगर किसी इंसान को सिक्कल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन तो इसमें है ही नहीं, हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से आरबीसी का शेप ऐसा हो गया है ना बेटा। देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, बराबर है बेटा? ये बीटा नहीं है तो अल्फा क्या करेगा आके? अल्फा बोलते मैं भी नहीं जाएगा, बीटा नहीं आ रहा है आज क्लासेस में, अल्फा भी नहीं आया, दोनों नहीं आए तो क्लासेस जो वो सुना सुना हो गया, समझे? अब इधर ऑक्सीजन कैरियर ही नहीं है तो बंदा सांस ले पाएगा क्या? अगर क्रोमोसोम नंबर 11 मम्मी के पास से आया, 12 पापा के पास से आया, एक 11 मम्मी के पास से, एक 11 पापा के पास से, लेट्स से पापा वाला जो था वो डिफेक्टिव पीस था, उसमें अब नॉर्मल जीन था, इस हिसाब से 50% उसके बॉडी के आरबीसी गलत बनेंगे, 50% आरबीसी सिक्कल सेल बनेगा, यस और नो? इंसान जिंदा रह पाएगा क्या 50% आरबीसी पे? यस, 50% पे जिंदा रह सकता है, बट वो रिग्रेस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। मतलब क्या सर? मतलब वो 3 माला चढ़ के जाना या भाग भाग के कोई चीज करना या बहुत उछल कूद करना, ये सब काम वो नहीं कर सकते बेटा। वो सारी चीजों को धीरे धीरे करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिग्रेस एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उस ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पदार्थ ही नहीं है उसके बॉडी में। अकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस वजह से ये इंसान मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा बट मरेगा नहीं कभी, डिजीज वाला रहेगा वो। अगर इमेजिन करो मम्मी वाला भी अब नॉर्मल हो गया तो मरेगा ना, एक भी आरबीसी काम का नहीं, सारे आरबीसी खराब है उसके, मर जाएगा। यानी कि जो HbS वाला जीन है बेटा, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में हुआ, HbS वाला अगर होमोजाइगस कंडीशन में हुआ, मीनिंग दोनों के दोनों डिफेक्टिव क्रोमोसोम हुए, दैट मीन्स वो बंदा मर जाएगा। इस टाइप के जीन को यू कॉल इट एज लीथल जीन। काय म्हणतात बेटा? लीथल म्हणजे मर जाना। तो ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में किसी का जान ले ले, उस जीन को हम कहेंगे लीथल जीन। समझे कि नहीं समझे? यहां तक क्लियर है? तो सर प्लियोट्रोपी क्या है? यही प्लियोट्रोपी है। नहीं, ये नहीं है। प्लियोट्रोपी यानी अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हुआ, ठीक है, लेट्स से हमारे पास राम नाम का एक पेशेंट है, रामू काका। उस रामू काका को हो गया सिक्कल सेल एनीमिया, उसके बॉडी में आरबीसी कम होने की वजह से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए बराबर, लेकिन उसको बार बार पीलिया हो जाता है, उसके जो ब्रेन है वो बराबर काम नहीं करता है, उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका रेस्पिरेटरी अटैक आता है बार बार। यानी कि डिफेक्ट एक ही चीज में था, बट कितने सारे चीजें अफेक्ट हो गए,
किडनी बराबर से काम नहीं कर पाएगा उसके वजह से, आरबीसी ना होने की वजह से, लंग्स बराबर से काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, लिवर एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, ब्रेन बराबर से काम नहीं कर पाएगा, आईसाइट उसका वीक रहेगा। कितने सारे अबनॉर्मलिटीज हो गए उसको सिर्फ एक जीन के वजह से। मीनिंग दिस इज अ सिंगल जीन दैट इज कंट्रोलिंग मल्टीपल फंक्शंस इन द बॉडी, yes or no? And thus such kind of phenomenon is called as pleiotropy. Are we clear? Yes or no? Everyone? pleiotropy clear है? लिखेंगे इसको या once more पहले explain करूं? once more करें। क्या बोल रहा है ये प्लियोट्रोफी बेटा अपने को? वो बताता है, सांस ले लो पहले। क्या बोल रहा है ये अपने को बेटा? ये बताता है, पहले सिकल सेल एनीमिया समझाता है अपने को। सिकल सेल एनीमिया में वो बताता है कि नॉर्मली इंसान के पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स जो होते हैं उसको सिंथेसाइज करने का जीन होगा क्रोमोसोम 16 पे। बीटा के लिए कहां पे होगा? तो बोला कि 16 वाला क्रोमोसोम साइड में रखो, अभी उसका जरूरत नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे। 11 वाले को देखो, वो बोलते हैं कि 11 वाला जो क्रोमोसोम है जिसमें बीटा चेन का जीन है, उस जीन में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन का जीन्स देखेंगे तो उस जीन में बहुत सारे अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन लगा है। कैसे लगा है? 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स क्लब होके एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जिनमें से जो छठा अमीनो एसिड है, 6th वाला, किधर गया? वो सीक्वेंस है सीटीसी। वो सीक्वेंस है सीटीसी। वो बोलते हैं सीटीसी अगर नॉर्मल इंसान का अगर हम देखने जाएंगे, अगर नॉर्मल इंसान का हम देखने जाएंगे तो उसके पास सीटीसी होना चाहिए। यानी हम सबके पास इस वक्त क्या है? सीटीसी। जो बनाएगा जीएजी एमआरएनए पे, दिस इज ऑन डीएनए। ये दोनों चीजें डीएनए पे है, जबकि ये दोनों चीजें एमआरएनए पे है। तो बताते हैं डीएनए पे बनेगा सीटीसी, जिसको एमआरएनए कॉपी करेगा इस जीएजी, जिस वजह से वहां पे लगेगा क्या? ग्लूटामिक एसिड। यानी ओरिजिनली छठा अमीनो एसिड कौन सा है? ठीक है। अब वो बोलते हैं गलती से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन यानी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। वो बोला गलती से न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, सीटीसी की जगह पे टी के जगह पे आ गया ए। वो बोला जैसे टी के जगह पे ए आ जाता है ना, नीचे एमआरएनए पे टी के जगह पे यू लग जाता है। यस और नो? सॉरी, ए के जगह पे यू लग जाएगा, सो GUG हो जाता है, which does not code for glutamic acid, it codes for valine। तो बोला पूरा अमीनो एसिड गलत लग गया। ठीक है। अब गौरव बोलता है सर एक ही अमीनो एसिड तो गलत लगा, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है? यही तो खेल है। हम एक भी जीन इधर से उधर हो गया तो पूरा प्रोटीन चेंज हो सकता है। ठीक है। अब इसमें भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि किस टाइप के चेंजेस हमको इधर उधर करवा सकते हैं। फिलहाल एक तो हम केस देख लिए, समझ पा रहे? अब क्योंकि ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन लग गया ना, तो ये वैलिन जो होगा वो क्या करेगा बेटा? प्रोटीन का फोल्डिंग, हमको पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन का, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड गलत लगा दिया तो प्रोटीन जो है वो ढंग से फोल्ड नहीं हो पाया, तो बीटा ग्लोबिन चेन बन ही नहीं पाया। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन जब बना नहीं तो अल्फा बोला मैं जाके क्या करूं? अल्फा जब गया ही नहीं तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं आया, तो आरबीसी क्या शेप का हो गया? सिकल शेप का। इस कंडीशन को हमने कह दिया सिकल सेल अनीमिया। आर वी क्लियर? अब इसमें जब अनीमिया हुआ है किसी इंसान को आरबीसी की वजह से, तो एक नहीं बट बॉडी में काफी सारे अलग अलग अबनॉर्मलिटीज हो सकता है। जैसे आईसाइट वीक हो सकता है, उसको बार बार फीवर आ सकता है, उसको बार बार निमोनिया हो सकता है, उसके किडनी में फंक्शनिंग में इश्यूज हो सकता है, लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाता है, हार्ट रेट चेंज हो जाएगा उसका। समझ पा रहे? तो एक जीन बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल किया। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, देखो वही तो डेफिनेशन था उसका, सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल फंक्शंस। आर वी क्लियर?
और इसके साथ साथ एक और टर्म हमने पढ़ा विच वाज लीथल जीन। क्या था ये लीथल जीन? हमने बताया कि अगर ये अबनॉर्मल वाला जीन एक क्रोमोसोम पे हुआ तो चलेगा, या तो पापा या मम्मी के क्रोमोसोम पे हुआ तो चलेगा, दोनों के क्रोमोसोम पे हुआ तो बच्चा कभी जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे जीन्स जो होमोजाइगस कंडीशन में रहे और उसकी वजह से किसी का डेथ हो रहा है, उस टाइप के जीन को कहेंगे हम लीथल जीन्स। आर वी क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स बेटा? लिखिए ये वंस मोर, पक्का सबको? कैन वी राइट डाउन दिस? ब्रेक के बाद मत लिखो, अभी लिख लो, ब्रेक के बाद सब भूल जाओगे। अभी लिख लो फिर ब्रेक ले लो।